नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दास स्वतंत्र। दर्शकों से एक ही अनुरोध करूंगा कि आपने दास स्वतंत्र को बहुत प्रेम दिया। हमने एक और नया चैनल भी शुरू किया है, दास स्वतंत्र बाजार। उसे भी आप लोग फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एसएस वेल्थ स्ट्रीट की फाउंडर सुगंधा सचदेवा। सुगंधा जी को हमने आमंत्रित, पहली बार हमारे स्वतंत्र के प्लेटफॉर्म पर वो आई हैं, लेकिन मैंने उन्हें काफी सुना तो मैंने उन्हें संपर्क किया और कहा कि दास स्वतंत्र के दर्शक भी, क्योंकि सोने चांदी क्या हलचल हो रही है बाजार में, इसमें काफी इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो यहाँ पर आए और हम लोग उनसे बात करें। सुगंधा जी, बहुत बहुत स्वागत है दास स्वतंत्र पर आपका। गुड इवनिंग विक्रांत जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस फोरम पे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले सुगंधा जी ये जानना चाहूंगा आपसे कि पिछले हफ्ते सोने चांदी पे ही बात शुरू करते हैं। ट्रेड डील, बहुत बड़ी बड़ी बातें देश की मीडिया में हो रही है, लेकिन मैं सोने चांदी से शुरू करता हूं कि फ्राइडे को हमने देखा था जिस तरीके का भूकंप आया था और सोने और चांदी में बड़ी टूटन देखने को मिली, बड़ी बिकवाली हुई, रेट एकदम नीचे गिरे और ये कहा गया कि अब चांदी और सोने को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। आज हम इस हफ्ते की शुरुआत में बैठे हुए हैं, अभी मंगलवार है, और बजट के दिन भी हमने देखा कि सोने और चांदी में गिरावट देखने को मिली। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि फिर से सोने और चांदी ने ऊपर की तरफ का चार्ट पकड़ लिया है। तो क्या समझा जाए आज के भाव को देखकर? तो विक्रांत जी, पिछले हफ्ते हमने एक बहुत मेजर मेल्टडाउन आते हुए देखा। मैं पहले थोड़ा सा इसके बारे में जी बात करना जी। चाहूंगी। काफी पैनिक सेल ऑफ हमें देखने को मिला। इसके दो बड़े कारण थे। जिस तरीके से यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प ने केविन वॉश की नॉमिनेशन की फॉर द नेक्स्ट यूएस फेड चेयर, ये एक बहुत ही बड़ा मेजर गेम चेंज था। बिकॉज पहले मार्केट्स एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो भी नए फेड चेयर की नॉमिनेशन होगी वो काफी लो इंटरेस्ट रेट्स को प्रेफर करेंगे। बट वहीं केविन वॉश इज एन इन्फ्लेशन हॉक। वो काफी सालों से ही इन्फ्लेशन की फाइट को काफी हद तक मानते आए हैं। वो ये मानते हैं कि इन्फ्लेशन को पहले फोकस करना चाहिए, रेट्स को बहुत इजीली कट नहीं करना चाहिए। और वो ग्रोथ से भी ज्यादा इन्फ्लेशन को इंपॉर्टेंस देते हैं। सो जैसे ही उनका नॉमिनेशन हुआ, मार्केट ने ये एंटिसिपेट किया कि इस साल जो एग्रेसिव मॉनेटरी ईजिंग की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई थी वो कुछ हद तक कम हो गई हैं अब। और पॉसिबली अब कम इंटरेस्ट रेट कट होंगे। और उसी के चलते हमने डॉलर इंडेक्स में काफी बढ़त आते हुए देखी। डॉलर इंडेक्स ने 4 ईयर लो से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई और जिसकी वजह से हमने गोल्ड एंड सिल्वर दोनों की ही प्राइसेस में प्रेशर आते हुए देखा। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा रीजन था, रैली जो थी दिसंबर ऑनवर्ड्स काफी ज्यादा स्विफ्ट थी गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में ही, स्पेशली सिल्वर में। जहां दिसंबर में ऑलमोस्ट 36% तक के गेन्स थे और जनवरी इटसेल्फ में 66% तक के गेन्स दिखाए। तो किसी भी एसेट में अगर इतने ओवर एक्सटेंडेड गेन्स देखने को मिलते हैं तो कुछ हद तक एक बबल सा भी बन जाता है, एक फ्रॉथ आ जाती है, एक्सेस क्रिएट हो जाते हैं, स्पेकुलेटिव एक्टिविटी देखने को मिलती है। और जैसा कि आपने बात की, हर कोई सिल्वर के बारे में बात कर रहा था। एवरीबडी वाज ट्राइंग टू चेज सिल्वर, नॉट जस्ट इन इंडिया बट अगर हम ग्लोबली भी देखें तो फंड्स भी चेज कर रहे थे। चाइनीज इन्वेस्टर्स भी सिल्वर को काफी हद तक चेज कर रहे थे। और यही एक कारण था जहां ओवर स्पेकुलेशन की वजह से सीएमई ने मार्जिन हाइक करे। उन्होंने 3 ही दिन के इंटरवल में 2 बार मार्जिन को हाइक किया, जिसकी वजह से फोर्स लिक्विडेशन देखने को मिली और स्पेकुलेटिव एक्टिविटी काफी हद तक कर्ब होती हुई नजर आई। इसके साथ साथ चाइना शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज ने भी मार्जिन को हाइक किया। वहां पर भी हमने काफी ज्यादा लॉन्ग लिक्विडेशन आते हुए देखी। और डोमेस्टिक एक्सचेंजेस ने भी मार्जिन को काफी हद तक हाई किया, जिससे स्पेकुलेटिव एक्टिविटी काफी हद तक कर्ब हुई। और एक्सेसेस जो थे मार्केट में जो डेवलप हुए थे वो कुछ हद तक कम हो गए और क्लियर आउट हो गए, इनफैक्ट वाइप आउट हो चुके हैं। सो अब मार्केट एक नॉर्मल मार्केट कंडीशंस में आ चुकी है। अब मेरा ऐसा मानना है धीरे धीरे प्राइसेस स्टेबिलिटी दिखा रहे हैं और हमने कल और आज के सेशन में एक अच्छी रिकवरी भी आते हुए देखी है। अगर हम लोज से देखें तो सिल्वर के प्राइसेस ऑलमोस्ट 50,000 पॉइंट्स रिकवर कर चुके हैं। और गोल्ड में भी अगर हम देखें तो काफी अच्छी 1,37,000 तक की लोज पोस्ट करने के बाद प्राइसेस ऑलमोस्ट 1,53,000 तक के हाइस तक रिकवर कर चुका है। अभी भी अगर देखें तो पिछले साल की गेन्स के बाद एज ऑफ डेट ऑल्सो गोल्ड एंड सिल्वर आर सिटिंग विद स्ट्रॉन्ग गेन्स। सो जो ओवरऑल रैली है ये अभी भी कंटिन्यूड है, इवन दो काफी लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि गोल्ड एंड सिल्वर अब दोबारा से रिकवर नहीं कर पाएंगे। बट हमारा ऐसा बिल्कुल मानना नहीं है। अभी भी ये सेक्युलर बुल रन इंटैक्ट है, इवन दो हमने काफी ज्यादा प्रेशर आते हुए देखा। सो सेंटिमेंट्स कुछ हद तक जरूर चेंज होते हुए नजर आए, बट ट्रेंड अगर हम देखते हैं तो ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट बना हुआ है।
लेकिन जिस तरीके से जैसे जो गिरावट आई थी उसके बाद से लगातार एक पैनिक फैल गया था। और मैं खास तौर पर दर्शकों से बार बार ये कहता हूं कि आप जो भी यूट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या इवन मेन स्ट्रीम मीडिया में भी जो बिजनेस से जुड़ी खबरें देखते हैं उसके आधार पर अपना फैसला मत लीजिए। ये केवल खबरें हैं और कई बार व्यूज के लिए आपको इस तरीके की खबरें भी दे दी जाती हैं। हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर करनी चाहिए। सुगंधा जी, अचानक से ये कहा जाने लगा कि अब चांदी ने क्योंकि इतना हाई बना लिया था, अब चांदी में लगातार गिरावट रहेगी। तो इस तरीके की बातें कहने के पीछे क्या क्या ग्राउंड लोगों का रहा होगा, और आपको ऐसा क्यों नहीं लगता? सी मेरा ऐसा मानना है कि जो जिस तरीके से मैं चार्ट पैटर्न की बात करना चाहूंगी विक्रांत जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जो लोग हमें फॉलो करते हैं, हमने नवंबर में क्लियरली मेंटेन किया था कि $50 पर आउंस के ऊपर मंथली चार्ट्स पर एक क्लोजिंग हुई है, 45 ईयर्स का ब्रेकआउट हुआ है। एंड दैट टू नॉट ऑन अ शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम, एक लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे ये ब्रेकआउट हुआ था। अब ये रैली और ज्यादा स्पीड से चलेगी। इवन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि दिसंबर और जनवरी में इतने गेन्स देखने को मिलेंगे जिस तरीके के हमने अनप्रेसिडेंटेड गेन्स आते हुए देखे। बट यस, वी वर वेरी श्योर कि ये रैली अब यहाँ से और ज्यादा एक्सटेंड होगी, और वही एक रीजन है जिसकी वजह से मैं अभी भी कॉन्फिडेंट हूँ कि ये जो रैली है ये अगले 2 से 3 साल कंटिन्यू रहेगी। इन बिटवीन करेक्शन जरूर आएंगी। विक्रांत जी, हमने काफी बार लोगों को वार्न किया कि जिस तरीके से रैली ओवर एक्सटेंड हो चुकी है, यहाँ पर ओवर एक्सपोजर ना लें, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही काम करें। एंड बेटर है अगर आप फ्यूचर्स मार्केट में काम करते हैं तो ट्रेड को डायनेमिक्स को समझें, तभी फ्यूचर्स मार्केट में एंटर करें। सी यहाँ पर हाहाकार जो मचा, जो पैनिक सेलिंग आई, वो लार्जली अगर हम देखें तो फ्यूचर सेगमेंट में देखने को मिली। बिकॉज जब भी आप ओवर लेवरेज लेते हैं या रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हैं, तभी इस तरीके के आपको सेल ऑफ आते हुए दिखते हैं, पैनिक देखने को मिलता है। बिकॉज मार्क टू मार्क लॉसेस आते हैं। बट वहीं अगर आप फिजिकल में बाइंग करते हैं या ईटीएफ में बाइंग करते हैं, आप अपने पैसे देके बाइंग कर रहे हैं, पूरी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही बाइंग करते हैं, लोन पे पैसे लेके नहीं बाइंग कर रहे हैं, लेवरेज नहीं ले रहे हैं, तो वहां पर आप संभल के रह सकते हैं। वहां पर इतनी पेन देखने को नहीं मिलती, नो डाउट। वहां पर भी अगर किसी ने हाइस पर जाके बाय बाय की है तो उसको जरूर थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन आती है। बट जिस तरीके से फ्यूचर्स मार्केट में हमने लॉन्ग लिक्विडेशन आते हुए देखी, ऐसा पेन फिजिकल में या ईटीएफ में देखने को नहीं मिलता, या म्यूचुअल फंड में भी इस तरीके की सिचुएशन देखने को नहीं मिलती। सो हम बार बार यही व्यूअर्स से कहना चाहते हैं कि अभी पेशेंस रखें। अगर आपने फ्यूचर्स मार्केट में काम करना भी है अगर आप, तो आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट को जरूर ध्यान रखें। या अगर आप चाहें तो साथ में हेज करके चल सकते हैं, या अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली ही मार्केट में एक्सपोजर लें। अदरवाइज बेटर है जब भी कोई एसेट इतना बढ़ जाता है, टॉप पे जाके एंटर करना इन फोमो के चक्कर में आके नहीं करना चाहिए। थोड़े से उसके डायनेमिक को समझना चाहिए। फंडामेंटल ड्राइवर्स की बात करें विक्रांत जी, मैं वाई आई एम स्टिल बुलिश, बिकॉज फंडामेंटल ड्राइवर्स में कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं। सी अगर आप देखें तो डी डॉलराइजेशन का फेज अभी भी कंटिन्यूड है, जियोपॉलिटिकल रिस्क अभी भी बने हुए हैं। सो ये फैक्टर्स अभी भी बहुत सपोर्टिव हैं गोल्ड एंड सिल्वर दोनों के लिए ही। इसके साथ साथ गोल्ड में देखें तो सेंट्रल बैंक बाइंग अभी भी पिछले 4 सालों से बहुत स्ट्रांग रही है। उनके हिस्टोरिकल एवरेजेस से अभी भी काफी हाई चल रही है। और वहीं सिल्वर के लिए अगर हम देखते हैं तो उसकी इंडस्ट्रियल डिमांड जो है वो अभी डाई डाउन नहीं करेगी, इवन दो हाई लेवल्स पे जरूर कुछ सब्स्टिट्यूशन होगी। because silver is used as a raw material in several industries, especially solar panels, electric vehicles, 5G technologies. इन सब में ही सिल्वर की यूसेज बढ़ती जा रही है। और ये जो न्यू एज टेक्नोलॉजीज हैं, दे आर हेयर टू स्टे। अभी जिस तरीके से वर्ल्ड ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ मूव कर रहा है, सो सिल्वर की यूज अभी खत्म नहीं होगी। सो हमें एक थीम को समझ के चलना होगा कि ये थीम अभी रहेगी। और सिल्वर में जिस तरीके से हमने ब्रेकआउट की बात की, ये ईयरली एंड मंथली चार्ट्स पर ब्रेकआउट हुआ है। इसमें एक बहुत बड़ी मूव हम ऑलरेडी आते हुए देख चुके थे। इसके बाद सिर्फ ये डिप आया है। इस डिप पे पैनिक करना वैलिड नहीं है। ये ट्रेंड अभी भी कंटिन्यूड है। अगर मैं की लेवल्स की बात करती हूँ विक्रांत जी, मेरा ऐसा मानना है $70 पर आउंस सिल्वर में इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और इनफैक्ट अभी हमने रिसेंट डेज में, कल के ही सेशन में वहीं से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक भी आते हुए देखा। हमने काफी सारे फोरम्स पे ऑलरेडी मेंटेन किया था कि जब तक $70 पर आउंस होल्ड कर रहा है, ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है और लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिलेगी। इनफैक्ट कल के सेशन में वहीं से हमने रिवर्सल भी आते हुए देखा। इनफैक्ट डोमेस्टिक मार्केट में बात करें तो मेरा ऐसा मानना है, जिस तरीके से चार्ट स्ट्रक्चर इंडिकेट कर रहा है, 2,25,000 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड करना चाहिए। इवन तो थोड़ा प्रेशर जरूर रहेगा अभी नियर टर्म में, हम वी शेप रिकवरी नहीं आते हुए देखेंगे, बिकॉज सेंटिमेंट्स कुछ हद तक जरूर चेंज हुए हैं केविन वॉश की नॉमिनेशन के बाद से।
बट वही ओवरऑल ट्रेंड की मैं बात करूं तो अभी भी लोअर लेवल से हम दोबारा से बाइंग इंटरेस्ट आते हुए देखेंगे। इसका एक और बड़ा रीजन है, जिन लोगों ने सिल्वर की इस रैली को मिस कर दिया था वो काफी टाइम से वेट भी कर रहे थे साइड लाइन्स पर, अब वो भी चाहेंगे इस रैली में एंटर करना, बिकॉज एक अच्छी उनको अपॉर्चुनिटी मिली है। और इनफैक्ट हम लोगों के पास भी काफी क्वेरीज आ रही हैं कि या फिजिकल में या ईटीएफ में और बाइंग की जा सकती है यहाँ पर। सो यहाँ पर धीरे धीरे अभी भी बाइंग की जा सकती है। मैं ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी किसी को कि आप यहाँ पर ओवर एक्सपोजर लें, बिकॉज अभी थोड़ा सा फ्रेजाइल है एनवायरनमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक बैकड्रॉप इवन दो सपोर्टिव है, बट जिस तरीके से सेंटिमेंट्स चेंज हुए तो थोड़ा सा टाइम लगेगा सिल्वर के प्राइसेस को रिवाइवल पूरा शो करने में या बुलिश ट्रेंड में दोबारा से आने में। बट ट्रेंड लार्जली अभी भी पॉजिटिव है अगर आप इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं। लॉन्गर टर्म होराइजन 1 से 2 साल का अगर आप होराइजन रखते हैं, आपको सिल्वर में अभी भी अच्छे गेन्स देखने को मिलेंगे एंड सिल्वर अपने प्रीवियस हाइस को अभी भी ब्रीच कर सकती है। एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा सुगंधा जी, क्योंकि कल मैं चांदनी चौक में मेरा पुश्तैनी घर है, तो कूचा महाजनी एक बड़ी मंडी है सोने चांदी की, बुलियन बहुत पुरानी। तो वहां पर मैं कई लोगों से कल बात कर रहा था, चांदी के बड़े और पुराने व्यापारी हैं। अभी तक वो लोग परेशान थे कि चांदी इतनी ऊपर क्यों है, नीचे नहीं आ रही। और एमसीएक्स और ईटीएफ इन सब को लेकर तो वो परेशान रहते ही हैं। उन जब कल बातचीत की तो पता चला कि कल भी चांदी पर 15-17 हजार रुपए का प्रीमियम था। तो मैंने उनसे समझना चाहा कि अभी तो चांदी है गिरी है, तो आपको इसका फायदा कंज्यूमर को तो मिलेगा नहीं अगर ये प्रीमियम रहेगी आपकी मार्केट में। तो उन्होंने कहा कि कुछ जो व्यापारी होते हैं बुलियन के, वो 2-3 दिन इंतजार करते हैं, अगर वो गिरावट रेगुलर रहे 3-4 दिन, तब जाकर के वो प्रीमियम धीरे धीरे कम होता है। तो अगर कोई फिजिकल में खरीदना चाहे तो उस तक तो बेनिफिट पहुंचेगा ही नहीं आज, क्योंकि फिर से थोड़ा रेट बढ़ा है तो प्रीमियम हटने की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती। बिल्कुल विक्रांत जी, मैं मानती हूँ कि फिजिकल मार्केट में आपको जो प्राइस डिस्कवरी है वो एग्जैक्ट नहीं हो पाती है, बिकॉज आपके जो प्राइसेस हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। एक्सचेंज पे ट्रांसपेरेंट प्राइसेस अवेलेबल हैं, या ईटीएफ में भी देखें तो ट्रांसपेरेंट प्राइसेस अवेलेबल हैं। बट फिजिकल मार्केट में ज्वेलर्स अपने हिसाब से प्रीमियम पे दे रहे हैं और सब ज्वेलर्स अलग अलग प्रीमियम कोट करते हैं। सो वहां पर ये ट्रांसपेरेंसी मिसिंग है। इनफैक्ट कई बार ये प्रीमियम्स काफी हाई भी चले हाँ। जाते हैं, 20 से 25 हजार तक का भी प्रीमियम देखने को मिलता है फिजिकल मार्केट में। इनफैक्ट वी गॉट टू नो कि फ्यू डेज अगो सिल्वर में कोई अवेलेबिलिटी ही नहीं थी फिजिकल हाँ। मार्केट में, नो बडी वॉज रेडी टू गिव सिल्वर एज वेल। और हाँ। अभी भी जिस तरीके से प्राइसेस नीचे आए हैं, काफी लोग सिल्वर को बाय करना चाह रहे हैं फिजिकल मार्केट में, बट ज्वेलर्स काफी हाई प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। सो इसी वजह से यहाँ पर अगर हम देखें तो पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स की ब्यूटी होती है कि ना तो आपको कोई प्राइसेस का कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है, एक ट्रांसपेरेंट प्राइसेस आप कहीं से भी ट्रैक करेंगे आपको सेम प्राइसेस मिलेंगे, लिक्विडिटी बहुत हाई है, आप इजीली बाय कर सकते हैं, इजीली सेल कर सकते हैं। स्टोरेज की, प्योरिटी की, थेफ्ट की कोई कंसर्न नहीं है। बट यस, अगर आप ओवर लेवरेज लेते हैं तो यस, अगर मार्जिन हाइक्स होते हैं तो वहां पर एक जरूर एक पेन पॉइंट देखने को मिलता है। बट अदरवाइज देखें तो आपको फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में या ईटीएफ में या म्यूचुअल फंड में आपके पास बहुत सारे एडवांटेजेस हैं एज कंपेयर टू द फिजिकल मार्केट, जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। अगर आप एक आपका एक स्लाइटली लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव है, अगर आप सिल्वर को कंजम्पशन या गोल्ड को कंजम्पशन के लिए नहीं देख रहे, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो आप बहुत सारे यहाँ पर आपके फायदे हैं। आप एक बहुत स्मॉल अमाउंट से भी यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, एज लो एज ₹100 से आप चाहें तो ईटीएफ में या म्यूचुअल फंड में बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड एंड सिल्वर को ऐड कर सकते हैं। आपने आपने जो बात कही कि कभी कभी तो प्रीमियम बहुत ज्यादा हो जाता है, दिवाली के आसपास तो 40-45 हजार तक प्रीमियम चला गया था। और एक और मजे की बात जो मार्केट में जाने के बाद आपको पता चलती है कि जैसे मैंने आज चांदी खरीदी 15 हजार रुपये प्रीमियम ले करके, दे करके उन्हें दुकानदार को, और मैं आज ही अपनी चांदी अगर देने जाऊंगा बाजार में तो मुझे जो रेट चल रहा होगा उससे 2-4 हजार 5 हजार रुपये कम मिलेगा। तो वो जो प्रीमियम वो वसूलते हैं, और दूसरी तरफ अगर मैं देने जाऊं फिजिकल चांदी तो उसमें 2-4-5 हजार रुपए का मुझे नुकसान, उससे कम रेट मिलता है। बिल्कुल, काफी आपके लिए ये लॉस रहता है विक्रांत जी। खरीदने के लिए प्रीमियम है और बेचने के लिए डिस्काउंट पे आपको बेचना पड़ता है। आज अगर चांदी के प्राइसेस दोबारा से 4,20,000 तक पहुंच जाएंगे तो उस टाइम पे आपको डिस्काउंट पे बेचनी पड़ेगी। आपको जो पूरा प्राइस एप्रिसिएशन है आप उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे, बिकॉज आप खरीदेंगे हायर रेट्स पर और जब बेचने जाएंगे तो आपको लोअर रेट्स पर बेचना पड़ेगा। सो ये एक बिल्कुल बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है फिजिकल मार्केट का। बट वी कांट हेल्प इट, दैट्स आउट ऑफ कंट्रोल, रेगुलेटेड नहीं है ये मार्केट। बट वहीं अगर हम देखें तो फ्यूचर्स एक्सचेंजेस ईटीएफ दे आर रेगुलेटेड बाय सेबी।
सो यहाँ पर आपको प्रॉपर ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग मिलती है, ईज ऑफ ट्रांजैक्शन है, इजीली आप चाहें तो ईटीएफ को अपने डीमैट अकाउंट में होल्ड कर सकते हैं, और जब आपको अच्छे प्रॉफिट्स हो, अच्छे गेन्स हो, आप अकॉर्डिंगली सेल कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको एक ही बार में सारा अपना सेल करना है, आप चाहें तो धीरे धीरे भी उसको बाय कर सकते हैं एंड ग्रेजुअली उसको ट्रेल करते करते अपने प्रॉफिट्स को धीरे धीरे सेल भी कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी ब्यूटी है। एंड एक और बड़ा एडवांटेज रहता है विक्रांत जी, ऐसी भी काफी हमारे पास क्वेरीज आती हैं, काफी सारे ज्वेलर्स हैं जिनके स्टॉक्स हैं, वो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को यूज करके हेजिंग भी कर सकते हैं, अपने बिजनेस के रिस्क को मिटिगेट भी काफी हद तक कर सकते हैं, जिसकी अवेयरनेस थोड़ी अभी कम है। जो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को अभी भी ज्वेलर्स बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, धीरे धीरे ये अवेयरनेस काफी हद तक बढ़ रही है। पर जिस तरीके से प्राइस वॉलेटिलिटी बढ़ चुकी है, अपने बिजनेस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हेजिंग भी काफी हद तक इंपॉर्टेंट होती जा रही है। बिल्कुल आपने सही बात की। हालांकि मैं बार बार सुरेंद्र जी फिर भी ये कहता हूं कि आपको फिजिकल लेनी है या आपको पेपर लेनी है, ये फैसला आपका ही है, और आपको अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से जरूर बात करनी चाहिए। हम तो अपने शो के जरिए किस तरीके की दिक्कतें आती हैं, क्या चीजें होती हैं, उन सबको आपको अवगत करवाना एक जिम्मेदारी समझते हैं, और इसीलिए इन सब चीजों पर बात करते हैं जो सामान्य कॉमन आदमी के लिए भी उसको जानकारी में रहे। क्योंकि आज भी सोना और चांदी आदमी सोचता है कि उसको फिजिकल में लूं, उसे फिजिकल अपने पास रखूं। अभी भी जो परंपरा है वो यही चलती हुई आ रही है। एक मैं रिपोर्ट कल रात को पढ़ रहा था, उसमें जेपी मॉर्गन अभी भी 6600 का गोल्ड का दे रहे थे कि गोल्ड 6600 हो सकता है। हालांकि पहले वो 8000 भी दे रहे थे, लेकिन सिल्वर को लेकर कंजर्वेटिव रवैया था, और सिल्वर पे 81 या $82 का वो बता रहे थे। तो क्या आपको क्या भविष्य दिखाई देता है सोने और चांदी का? विक्रांत जी, मैं गोल्ड पे ज्यादा पॉजिटिव हूँ। आई विल साइड द रीजंस आल्सो, बट सिल्वर में भी हमारा पॉजिटिव आउटलुक बना हुआ है। हमने दिसंबर से ही ऑलरेडी मेंटेन किया था कि अब ये गोल्ड सिल्वर रेशो 50 के नीचे जरूर आएगी, बट 50 के नीचे सस्टेन नहीं कर पाएगी। एंड हम फर्स्ट क्वार्टर ओवरऑल में गोल्ड में ज्यादा पॉजिटिव हैं, इवन दो उस टाइम पे भी हमने यही मेंटेन किया था कि नियर टर्म में सिल्वर आउट परफॉर्म करेगी गोल्ड को, बट फर्स्ट क्वार्टर के ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखें तो गोल्ड आपको आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। रीजंस बीइंग, जिस तरीके से सिल्वर में ऑलरेडी काफी हाई रिटर्न्स क्रिएट हो चुके हैं। सी एक एसेट जिसने 1 से 1.25 साल में 300% रिटर्न्स दे दिए, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी लाजमी है। काफी लोगों ने, सी अभी हम पैनिक की तो जरूर बात कर रहे हैं, पर काफी लोगों ने काफी प्रॉफिट भी किया है। आपके अगर आप सिर्फ दिसंबर से लेके जनवरी तक की भी रैली देखते हैं, तो बिल्कुल। 1 जनवरी को भी अगर मैं याद करूं, सिल्वर के प्राइसेस 2,35,000 के आसपास ट्रेड कर रहे थे, और बाय द एंड ऑफ जनवरी हमने उनको 4,20,000 तक जाते हुए देखा। सो बहुत ही फिनोमिनल स्टेलर रैली हमने आते हुए देखी प्राइसेस में, वन ऑफ द बेस्ट ऑन रिकॉर्ड। उसके बाद ही ये करेक्शन आया, काफी लोगों ने अपना प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर लिया। अब जो गोल्ड सिल्वर रेशो इंडिकेट कर रही है, यहाँ पर कुछ रिवर्सल देखने को मिलेगा। सी ये रेशो 107 से ऑलमोस्ट 46 तक के लेवल्स तक हमने आते हुए देखा। अब ये रेशो जब रिवर्स होगी, जो इसका मीन है दैट इज 60 to 65, अब यहाँ गोल्ड जो काफी स्टेडी चल रहा है, एक स्टेबल परफॉर्मेंस दिखा रहा है, वो यहाँ से आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। और मेरा ऐसा मानना है, जिस तरीके से अभी भी जियो पॉलिटिकल रिस्क बने हुए हैं, यूएस गवर्नमेंट का पार्शियल शटडाउन हो गया है, तो अनसर्टेनिटी वहां पर भी बनी रहेगी, और कुछ हो सकता है कुछ डेटा रिलीजेस भी निकल के ना आए। और जिस तरीके से सेंट्रल बैंक्स की डिमांड कॉन्टिन्यूड है एंड डी डॉलराइजेशन का फेज है, ये काफी हद तक इंडिकेट कर रहा है कि गोल्ड पे कॉन्फिडेंस अभी भी इन्वेस्टर्स का भी और सेंट्रल बैंक्स का बना रहेगा। सी डॉलर पर के बाद हमारे पास कोई भी ऑल्टरनेटिव करेंसी नहीं है। जिस तरीके से डॉलर का जो शेयर है इन सेंट्रल बैंक रिजर्व्स, वो ऑलमोस्ट 72% होता था विक्रांत जी इन 2000-2001, वो घटकर अभी 46% तक आ चुका है एज पर द लेटेस्ट डेटा। और वहीं गोल्ड का जो शेयर है इन सेंट्रल बैंक रिजर्व्स, इट हैज रिजन टू ऑलमोस्ट 25%। सो ये ग्रेजुअली अभी बढ़ता रहेगा, और हम फिएट करेंसीज पे जो हमारा कॉन्फिडेंस था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। बिकॉज अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड का देखें तो डेट बहुत हाई है, स्पेशली अगर हम यूएस इकोनॉमी का भी देखते हैं तो ऑलमोस्ट $38 ट्रिलियन का डेट है। सो ये करेंसी डीबेसमेंट का जो रिस्क बना हुआ है, ये अगर हम देखें तो काफी हद तक गोल्ड को फेवर करेगा, एंड गोल्ड इज कंसिडर्ड टू बी अ स्टोर ऑफ वैल्यू। और ये स्टेडी रिटर्न्स आपको आगे भी देता रहेगा। अगर मैं पिछले 20 सालों के रिटर्न्स की बात करूं तो गोल्ड ने 16% का सीएजीआर रिटर्न्स दिए हैं टिल लास्ट ईयर, अगर हम बात करते हैं। सो ये काफी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स है। सो आपके पोर्टफोलियो को हेज प्रोवाइड करने के लिए, स्टेडी रिटर्न्स प्रोवाइड करने के लिए, और किसी भी अनसर्टेनिटी से प्रोटेक्ट करने के लिए इट्स अ गो टू एसेट, एक सेफ हेवन एसेट ऑलरेडी है गोल्ड। सो मेरे ये सारे फैक्टर्स, मेरा ऐसा मानना है, गोल्ड को फेवर करेंगे।
इवन दो ये थीम की अगर हम बात करते हैं तो सिल्वर की थीम भी अभी कंटिन्यू करेगी, बट हायर लेवल्स पर जरूर कुछ सब्स्टिट्यूट्स निकल के आएंगे। सो थोड़ा सा दबाव सिल्वर के प्राइसेस पर देखने को मिल सकता है, बट आउटलुक अभी भी पॉजिटिव है। और जैसे कि आपने बात की, हमारा भी ऐसा मानना है कि गोल्ड के प्राइसेस $6400 पर आउंस तक के लेवल्स को टेस्ट कर सकते हैं। और अगर मैं डोमेस्टिक मार्केट में बात करूं तो 2 लाख से 2,25,000 तक के लेवल आपको डोमेस्टिक मार्केट में दोबारा भी देखने को मिल सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है गोल्ड के प्राइसेस प्रीवियस हाइज को भी ब्रेक करेंगे ओवर द कोर्स ऑफ दिस ईयर। दिस इज नॉट शॉर्ट टर्म। मैं इस साल के ओवरऑल आउटलुक की बात करूं तो अभी भी आउटलुक पॉजिटिव है। और सिल्वर पर भी हमारा ऐसा मानना है कि प्रीवियस हाइज भी ब्रेक होंगे। डाउन साइड में अगर 2,25,000 का लेवल ब्रेक हो भी जाता है तो प्राइसेस 1,80,000 तक आते हुए नजर आएंगे। उससे नीचे अभी मुझे सिल्वर के प्राइसेस नजर नहीं आ रहे। इवन तो मुझे ये चांसेस भी कम नजर आ रहे हैं कि 2,25,000 के नीचे क्लोजिंग होगी। इंट्राडे में वी माइट ब्रीच दिस लेवल, बिकॉज आज जब हम बात कर रहे हैं, आज भी मेरा ऐसा मानना है $88 पर आउंस पर प्राइसेस थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। सो दोबारा से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता। बट इवेंचुअली हम लोअर लेवल से बाइंग ही आते हुए देखेंगे। एंड ओवर द कोर्स ऑफ दिस ईयर प्राइसेस 4.5 लाख से 5 लाख तक के लेवल को भी दिखा सकते हैं। और अगले 2 से 3 साल में भी अगर हम कोई पेशेंस रखता है तो उसको अच्छे सिल्वर में रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। एक मेरा अंतिम सवाल, क्योंकि ट्रेड डील का बहुत लंबे समय से इंतजार था, उसकी कल खबर आई और उसके बाद आज हमने देखा कि मार्केट पूरी तरीके से गुलजार रही। क्या आउटलुक दिखाई देता है बाजार की जो खोई हुई, कहा जाता है कि जो उसकी हरियाली एकदम गुम थी पिछले 1 सवा साल से, क्या अब ये परमानेंट कि कुछ समय के लिए लगातार रहने दिखाई दे सकती है? यस, यस विक्रांत जी, हमने बजट के बाद ही कुछ फोरम्स पे ऑलरेडी मेंटेन किया था कि अगर 24,500 का लेवल होल्ड करता है तो निफ्टी में हम यहाँ से एक अच्छी रिकवरी आते हुए देखेंगे। इनफैक्ट 2 दिन पहले ही हमने बजट के बाद ही बात की थी कि ट्रेड डील की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई हैं। अगर ट्रेड डील हो जाती है तो इंडिया के लिए काफी पॉजिटिव होगा, और 2 ही दिन में ऐसा हमने होते हुए देखा। एंड इससे हमने डोमेस्टिक मार्केट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिवाइवल भी आते हुए देखा है। हमने ऑलरेडी 1.5 साल में काफी पेन आते हुए देखी, एफआईआईस के काफी सिग्निफिकेंट आउटफ्लोज रहे हैं। पिछले साल भी 1.5 लाख करोड़ तक की सेलिंग, इस साल भी ऑलमोस्ट 28,000 करोड़ तक की हमने सेलिंग आते हुए देखी है। बट अब सेंटिमेंट्स कुछ हद तक चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। इवन दो अगर हम बहुत बुलिश सिनारियो की बात करते हैं वो तभी देखने को मिलेगा जब 26,400 तक के ऊपर निफ्टी सस्टेन कर पाएगी। ऐसा अभी हमने होते हुए नहीं देखा है। आज के सेशन में भी हमने उस लेवल तक के हाइस बनते हुए जरूर देखे, बट निफ्टी अभी उस लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया है। अगर निफ्टी की क्लोजिंग 26,400 के ऊपर होती है तो वी एक्सपेक्ट 27,200 ऑड लेवल्स ऑल्सो। बट वहीं अगर हम देखें तो सेक्टर स्पेसिफिक काफी हद तक यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज इमर्ज हो रही हैं। स्पेशली अगर मैं देखती हूँ तो आईटी सेक्टर मुझे काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। रेलवेज में मुझे लगता है काफी फायदा मिलेगा, बिकॉज जिस तरीके से बजट का फोकस रहा है, और आईटी सेक्टर को ये जो ट्रेड डील हुई है उसका काफी फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ लेदर गुड्स, टेक्सटाइल स्टॉक्स, इन पे भी मुझे लगता है काफी पॉजिटिव आउटलुक रहेगा। इसके साथ साथ डिफेंस की थीम पर हमारी काफी नजर रहेगी। ऑलरेडी हमने वहां पर काफी करेक्शन आते हुए देखी है। सो डिफेंस, आईटी, रेलवेज, केमिकल स्टॉक्स एंड टेक्सटाइल स्टॉक्स, ये हमारे 5 फोकस एरियाज रहेंगे। इन सेक्टर्स पर हमारा ऐसा मानना है यहाँ पर अच्छी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। चलते चलते एक सवाल की, जब चांदी के दाम 4 लाख तक पहुंच गए थे और जिन लोगों को लगता था कि उनकी ट्रेन निकल चुकी है और अब वो कभी इस ट्रेन में सवार नहीं हो सकेंगे, वैसे लोग अभी इस ट्रेन में चढ़ सकते हैं आपके मुताबिक? बिल्कुल विक्रांत जी, बट एक ही बार में लमसम इन्वेस्टमेंट ना हाँ। करें। आपको अभी भी थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। ये जो वॉलेटिलिटी हमने लास्ट वीक आते हुए देखी, ये अभी सबसाइड नहीं होगी। कुछ और दिन लगेंगे मार्केट को एक नॉर्मल बिहेवियर डिस्प्ले करने में। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है और चार्ट्स भी क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि इस करेक्शन के बाद भी प्राइसेस अप ट्रेंड दिखा सकते हैं। जब तक $70 पर आउंस क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड कर रहा है, ट्रेंड पूरी तरीके से इंटैक्ट है। अगर ये ब्रेक हो भी जाता है तो $56 पर आउंस, ये लेवल मेरा ऐसा मानना है बिल्कुल ब्रेक नहीं होना चाहिए। ट्रेंड लार्जली इंटैक्ट है। सो इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि आप धीरे धीरे बाइंग करें, एक ही बार में ओवर एक्सपोजर ना लें। ट्रेंड लार्जली पॉजिटिव है। आप अगर इस साल के एंड तक भी देखेंगे, आपको सिल्वर के प्राइसेस हायर ही ट्रेड करते हुए नजर आएंगे, और प्रीवियस हाइस को भी मेरा ऐसा मानना है ब्रेक कर पाएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया सुगंधा जी, आप हमारे साथ जुड़ी, बातचीत की, चर्चा में हिस्सा लिया। और दर्शकों से यही अनुरोध कि हम आपको ये कार्यक्रम केवल आपकी जागरूकता के लिए बातचीत करते हैं, ताकि आपको तमाम चीजें पता रहें, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमेशा अपने अपने सलाहकार से पूछकर, फाइनेंशियल सलाहकार से पूछ कर ही कीजिए, क्योंकि पैसा आपका है तो नफा और नुकसान भी आपको ही झेलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुगंधा जी, आप हमारे साथ जुड़ी, चर्चा में शामिल हुई। विक, विक्रांत जी, मैं भी अपना डिस्क्लेमर देना चाहूंगी। मेरी पर्सनली एमसीएक्स में कोई पोजीशन नहीं है। हमने यहाँ पर जो भी डिस्कशन किया वो सिर्फ नॉलेज एंड अवेयरनेस के पर्पज से किया, बेस्ड ऑन डेटा। आप कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या किसी भी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से कंसल्ट करें। बिल्कुल। थैंक यू बहुत सो बहुत मच। शुक्रिया, थैंक यू।